स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ के आए हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में हुआ, और साइटोप्लाज्म के बाद हम जो पायरुविक एसिड बनाते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, उसे हम लेकर गए थे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन हम करवाते हैं तो सबसे पहले हमने करवाया लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन से बनाया हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट पायरुविक एसिड था, उससे हमने कन्वर्ट करवाया था और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था। अब उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से हम जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को टीसी साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर सीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। जब बात आती है क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल का जो नाम है ना, क्रेब्स साइकिल, ये उनके डिस्कवर किए गए साइंटिस्ट के बेसिस पर बताया जाता है। H.A. क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रेब्स साइकिल को बताया था, नोबेल प्राइज भी पाया था, इसलिए उनके नाम को रिस्पेक्ट देने के लिए हम इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। अब क्रेब्स साइकिल हुआ कहां है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो अपना जो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस है ये भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास लिंक रिएक्शन का कंपाउंड था एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें 2 कार्बन थे, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ऑलरेडी एक कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि 4 कार्बन का है, नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इन शॉर्ट हम इसे OAA के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। साथ में इसमें तो है 4 कार्बन, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन थे, और ये 2 कार्बन सिर्फ एसिटाइल ग्रुप के थे। कोएंजाइम ए तो इस रिएक्शन में बाहर निकल जाता है क्योंकि एक हेल्पर का काम करता है, जैसे आया वैसे चला गया। तो 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप के हैं और 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के हैं, टोटल हुए 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया सिट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात हो रही है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में जब आप एनसीईआरटी से क्रेब्स साइकिल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी लिखती है कि क्रेब्स साइकिल का जो पहला स्टेप है, जो स्टार्टिंग वाला स्टेप है, उसमें एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, कोएंजाइम ए निकल जाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहां कंडेंसेशन से मतलब जो है बच्चे, वो जुड़ने से है कि एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ गया है। जी बिल्कुल सर, 4 कार्बन का OAA और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम, जी बिल्कुल, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया सिट्रिक एसिड। वो जो सिट्रिक एसिड के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि सिट्रिक एसिड जो होता है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, 3 COOH ग्रुप है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, TCA साइकिल इस पूरे साइकिल को बोला क्योंकि जो पहला अपना प्रोडक्ट बना उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए अपन इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और पहला प्रोडक्ट हमारा सिट्रिक एसिड है, इसलिए अपन इसे बोल रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। बिल्कुल। अब ये सिट्रिक एसिड जो है वो बच्चे इसका पहला प्रोडक्ट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो आप लिखा हुआ पाएंगे। जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट प्रोडक्ट में, देखिए क्रेब्स साइकिल के फर्स्ट प्रोडक्ट की बात आए तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें याद करना है सिट्रिक एसिड। और अगर बात आती है क्रेब्स साइकिल के फर्स्ट मेंबर की, तो मेंबर इसका फर्स्ट कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट मेंबर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है और फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। जी बिल्कुल सर, आपने बच्चों का ये कंफ्यूजन बहुत अच्छे से दूर किया। बच्चे अक्सर इसमें डाउट लेके आ ही जाते हैं कि सर फर्स्ट मेंबर ये कैसे दे रखा है, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे दे रखा है, वो तो क्रेब्स साइकिल के सबसे लास्ट में, लेकिन बच्चों सबसे फर्स्ट रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हुई है। अब देखिए बच्चों, सिट्रिक एसिड बनाया, अब सिट्रिक एसिड से अपने इसे मल्टी स्टेप प्रोसेस में चलाते हुए वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक जाना है। तो इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सिस एक्वानिटिक एसिड में, और सिस एक्वानिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड में। मींस सिट्रिक एसिड का कर दिया आइसोमराइजेशन। सिट्रिक एसिड से जब सिस एक्वानिटिक बना तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, और जब सिस एक्वानिटिक से आइसोसिट्रिक बना तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर वाटर निकला और वाटर वापस ऐड हो गया, तो क्या डिफरेंस है? लेकिन वाटर निकला वो अलग जगह से और जो ऐड हुआ वो अलग जगह पे। तो अब सिट्रिक एसिड से बन गया है बच्चों आइसोसिट्रिक एसिड। जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो आइसोसिट्रिक एसिड बनाया हमने, आइसोमराइजेशन करवाया सिट्रिक एसिड का। तो हमारा जो मेन पर्पस था ना रेस्पिरेशन का, फूड के ऑक्सीडेशन से था।
कि हमें कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन करवाना है, और बात आई कि ऑक्सीडेशन कैसे करवाना है, तो हमने कहा भाई ऑक्सीडेशन हमें हाइड्रोजन्स को रिलीज करके करवाना है। तो देखिए इस क्रेब्स साइकिल प्रोसेस में हमने ये भी बात पढ़ी थी इंट्रो में कि रेस्पिरेशन एक स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है। मल्टी स्टेप प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर स्टेप में हम हाइड्रोजन्स को नहीं निकाल रहे। हमने क्रेब्स साइकिल स्टार्ट किया, आइसोसिट्रिक एसिड अब बनाया है, अब हम हाइड्रोजन्स को रिलीज करेंगे। जो हाइड्रोजन्स हैं वो आइसोसिट्रिक एसिड से निकलेंगे और यहां एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है NAD+, वो इन हाइड्रोजन्स को ले लेगा और हाइड्रोजन्स लेकर वो बनाएगा NADH2। मींस जो आइसोसिट्रिक एसिड है उससे तो हाइड्रोजन्स निकल गए और NAD+ में जुड़कर NADH2 का फॉर्मेशन हो गया और मुझे एक कंपाउंड मिल गया है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। लेकिन अभी तक हाइड्रोजन्स निकले हैं, कार्बन नहीं निकला है। लेकिन हमने यह भी कहा कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम फूड का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोजन्स निकालते हैं, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। आप देखिए सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का था, सिस एकोनिटिक एसिड भी 6 कार्बन का है, आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन का है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन का है, क्योंकि अभी तक कोई भी CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से आगे जब बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इन शॉर्ट इसे अल्फा KZA भी बोला जाता है, ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और 6 कार्बन से जब 5 कार्बन हुए तो एक मॉलिक्यूल यहां पर CO2 का निकल गया। मींस इस रिएक्शन को मैं डीकार्बोक्सिलेशन कह सकता हूं। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल और पहला ऐसा मॉलिक्यूल है जो बना है। और पहले के साथ साथ बच्चों ये भी याद रखना है कि इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन का है। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि एक CO2 निकला, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। अगर ये इकलौता है तो इसका मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होने वाला है, फिर से CO2 निकलने वाली है। तो बच्चों 2 कंटिन्यूअस यहाँ पे कंसेक्यूटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स आते हैं, आपको याद रखने हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाना है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। बच्चों इसका मतलब ये कोएंजाइम A वही आ गया वापस से, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में निकला था। तो इसे कोएंजाइम A को हमें इसमें जोड़ने के लिए, अल्फा कीटोग्लूटारिक में जोड़ने के लिए फिर से यूज करना पड़ेगा और हमारा मॉलिक्यूल बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी होती है। डिहाइड्रोजिनेशन मींस व्हाट, अल्फा कीटोग्लूटारिक से हाइड्रोजन्स निकल करके NAD+ जो कि एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उस पे जाकर के जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा, NADH2। अब देखिए बच्चों यहां पे जैसे आपने NADH2 बनाया था, सेम वैसे ही फिर से NADH2 बन गया और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि इकलौता 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है जो अभी हमने बनाया है, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप से 5 कार्बन से 4 कार्बन का कंपाउंड लिया, अब ये आगे चलाएगा किसको, क्रेब्स साइकिल को। ध्यान देने लायक बात यह है कि सक्सिनल कोएंजाइम A में 4 कार्बन है और हमें फाइनली साइकिल है ना, तो साइकिल का मतलब होता है स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। तो हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से प्रोसेस को स्टार्ट किया है, खत्म भी हम इसी पर करेंगे। तो अब कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन हमें 4 कार्बन यहां है और 4 कार्बन का ही हमें कंपाउंड चाहिए। तो इससे आगे के स्टेप में कहीं पर भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। दूसरी बात, जब सक्सिनल कोएंजाइम A से हम आगे चलते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनल कोएंजाइम A में तो कोएंजाइम A था और सक्सिनिक एसिड में कोएंजाइम A नहीं है, तो कोएंजाइम A तो यहां से हो जाएगा रिलीज। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बात याद रखिए कि इस केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि जो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है, GDP जो है, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर GTP का फॉर्मेशन हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा, हम ये जानते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस में डायरेक्ट विदाउट एनी ETS डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड में अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं और इसे हम पूरा नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। विदाउट ETS जब एनर्जी फॉर्म हो जाए, फॉस्फेट जब जुड़ जाए, तो उसे हम SLP के नाम से जानते हैं। तो इस रिएक्शन में सक्सिनल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनाते टाइम हमने SLP करवाया और GTP बनाया। अब बात आती है NCERT की मॉड्यूल की। जब आप NCERT या मॉड्यूल पढ़ते हैं तो NCERT यहां लिखती है इन ए कपल्ड रिएक्शन GTP साइमल्टेनियसली कन्वर्ट्स इनटू
जीडीपी की। यहां जैसे जीटीपी बनता है ना, ये चेंज हो जाता है किसमें, जीडीपी में। तो देखिए पहले तो रिएक्शन में जीडीपी से जीटीपी बना, ट्राइफॉस्फेट बना। अब ये ट्राइफॉस्फेट हाथों हाथ किसमें चेंज हो गया, डाइफॉस्फेट में। तो जीटीपी से एक जो फॉस्फेट निकलेगा ना, उस फॉस्फेट को ले लेगा एडीपी और फॉर्मेशन करवा देगा एटीपी का। इसका मतलब इस रिएक्शन में एसएलपी के लिए मैं बोल सकता हूं कि यहां बनेगा जीटीपी या फिर मैं बोल सकता हूं एटीपी। तो इस रिएक्शन के लिए आप मॉड्यूल में एनसीईआरटी में पाते हैं जीटीपी ऑब्लिक एटीपी, मतलब जीटीपी बना है तो एटीपी बन जाना है। जी बिल्कुल सर, जीटीपी और एटीपी मतलब एक ही बात हो गई, एक ही बात है एनर्जी की तरह। तो अपन कभी जीटीपी लिखते हैं या एटीपी लिखते हैं तो बच्चों एक ही बात लेना है इसको। अब सक्सिनिक एसिड जो है बच्चों, उससे नेक्स्ट स्टेप में बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इस पूरे प्रोसेस का, कि फ्यूमेरिक एसिड। दोनों है 4 कार्बन के। तो यहाँ पे जो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाओगे तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा। लेकिन इस बार बच्चों याद रखना, डिहाइड्रोजिनेशन जब होगा तो मॉलिक्यूल से जो सक्सिनिक एसिड से जो हाइड्रोजन जाने वाले हैं वो NAD+ के पास ना जाकर के FAD के पास जा रहे हैं और बनने वाला है FADH2। और बच्चों यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस प्रोसेस का, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो आप याद रखना बच्चों कि सक्सिनिक से जब फ्यूमेरिक बनना है तो FADH2 बनना है। आप ऐसे भी हिंट की फॉर्म में याद रख रहे हो कि जब फ्यूमेरिक बनना है तब FADH2 बनाना है। बाकी हमने पीछे देखा कि हमने डिहाइड्रोजिनेशन में NADH2 बनाया, NADH2 बनाया, लेकिन इस स्टेप में जब हम डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन्स NAD को ना जा करके FAD के पास जा रहे हैं। तो आप ये याद रखना कि सक्सिनिक से जब फ्यूमेरिक बनेगा तो FADH2 बनना है और इस प्रोसेस का एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस प्रोसेस के लिए आपको 2 एंजाइम याद रखने हैं। वैसे एंजाइम तो हर किसी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन 2 याद करिए आप। एक तो सिट्रेट सिंथेस जो फर्स्ट स्टेप में पड़ा, एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब आपने बनाया फ्यूमेरिक एसिड, हाइड्रोजन निकाले, FAD+ को दिए और FADH2 का फॉर्मेशन करवाया। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है वो आगे कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, और जब फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होता है। साथ ही साथ बच्चे आपको ये भी याद रखना है कि जब ये मैलिक एसिड फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये क्या था, फर्स्ट मेंबर था किसका, क्रेब्स साइकिल का। कौन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रीजनरेशन हो रहा है तो उस स्टेप में भी हाइड्रोजन्स निकलते हैं, मींस ऑक्सीडेशन होता है किसका, मैलिक एसिड का। और मैलिक एसिड से क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन, और किसको मिलते हैं, NAD+ को, और फॉर्मेशन हो जाता है NADH2 का। यहां याद करने लायक आपके बात यह भी है कि जब आप C4 पाथवे पढ़ा था आपने, तो आपने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनाते टाइम हाइड्रोजन्स को यूज किया था, और आज आप क्रेब्स साइकिल में जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं तो आप हाइड्रोजन्स को रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रोजन्स यहां NAD+ लेता है और NADH2 का हो जाता है फॉर्मेशन। और साथ ही साथ हमारा ये साइकिल भी पूरा हो गया है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट मेंबर से, और जो फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा। क्यों, क्योंकि साइकिल का बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। जी सर, बहुत अच्छे से आपने पूरे साइकिल को कंप्लीट किया। और इसमें अपन ने बच्चों देखा भी कि ये देखिए मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कितने सारे स्टेप्स आए, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स की अगर अपन बात करें तो हमने क्या किया, इनमें से CO2 रिलीज करवाई, और बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन लेकर के हमने NAD और FAD को दिए हैं ताकि उनको आगे ले जाकर के अपन प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करवा पाए। तो बच्चों इस ओवरऑल प्रोसेस में आप देखोगे कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन थे। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने पहला डीकार्बोक्सिलेशन यहां कर दिया और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन यहां कर दिया। इसका मतलब एसिटाइल के जो दोनों कार्बन थे वो हमने यहां पे निकाल दिए। अब जैसे ही कार्बन निकल जाएंगे तो पीछे हमारे पास हाइड्रोजन है, उनको अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे थे। जैसे देखिए बच्चों, इस स्टेप में NAD से निकाले, फिर NAD से निकाले, और इस लास्ट स्टेप में भी NAD से निकाले। इसका मतलब 3 बार तो हमने डिहाइड्रोजनेशन जब किया तो NAD को हाइड्रोजन देकर NADH2 बनाया, और एक बार हमने हाइड्रोजन दिए FAD को और बनाया FADH2। तो इस एक क्रैब साइकिल के अंदर आपको याद रखना है बच्चों कि हमें 3 तो मिले हैं NADH2, एक मिला है FADH2, और 2 मॉलिक्यूल CO2 के यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिलीज हो गए इस प्रोसेस से। तो ये तो आपने काउंटिंग बताई कि भाई 3 NADH2 और 2 CO2 बनते हैं क्रेब साइकिल में, लेकिन साथ ही साथ बच्चों आपके लिए ये भी बात भी इंपॉर्टेंट है रहती है यहाँ पर कि क्रेब साइकिल में एंजाइम बहुत सारे हैं, लेकिन हमने बात की कि 2 एंजाइम हमें पढ़ने हैं, एक तो सिट्रेट सिंथेज और दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। जब बात आती है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की तो साथ में यह भी हमें समझना है कि जब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज काम करता है तो हाइड्रोजन FAD+ को देता है, ना कि FADH2 को।
बच्चे के दिमाग में बात आती कि अब तक जब भी आपने ऑक्सीडेशन करवाया रेस्पिरेशन के टाइम पर, तो आपने हाइड्रोजन्स दिए NAD+ को और फॉर्मेशन करवाया NADH2 का। तो भाई इस स्टेप में ऐसा क्या हो गया कि आपने वो H+ NAD+ को ना देकर FAD+ को दिए और FADH2 का फॉर्मेशन किया। तो इसके लिए आप याद रखिए कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पर। ये बाकी सारी की सारी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चल रही हैं। देखिए हमने क्रेब्स साइकिल में लिखा भी है कि अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यह बात लिखी जाए कि ऑल द रिएक्शंस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो ऑल से पहले हमें या तो ऑलमोस्ट लगाना पड़ेगा या फिर बोलना पड़ेगा एक्सेप्ट वन रिएक्शन, क्योंकि ये एक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हाइड्रोजन्स का जो एक्सेप्टर है वो FAD+ है और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हाइड्रोजन का एक्सेप्टर्स NAD+ है। तो इनर मेम्ब्रेन पर कौन है? FAD+ और मैट्रिक्स में कौन है? NAD+। इसलिए यहां पर FADH2 बनता है। दूसरी चीज, हम क्रेब्स साइकिल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलता है और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर काम करता है। तो याद रखिए, क्रेब्स साइकिल और ETS के लिए जो कॉमन एंजाइम है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है। दूसरी बात, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलता है और इसे हम मार्कर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। जी बिल्कुल सर। तो अब ओवरव्यू खत्म हुआ। हाँ, तो ओवरव्यू खत्म करने के बाद जब हम क्रेब्स साइकिल के आगे चलते हैं, TC साइकिल की बात करते हैं, तो हम अब इसमें काउंटिंग देख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या किया है, कितने कितने CO2 निकाले, कितने NADH2 और कितने FADH2 का फॉर्मेशन करवाया। जी सर बिल्कुल। तो अभी तक जब अपन ग्लूकोज से स्टार्ट किया था बच्चों, ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस अपन ने पढ़ा था और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज से हमने 2 पायरुविक एसिड बनाए थे, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो अपना मेन एम था वो क्या था बच्चों? NADH2 बनाना, और उसे हमें वहां पर हमें कुछ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP भी मिले थे। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस हो रही थी वो तो बच्चों साइटोप्लाज्म में हो रही थी सेल के। तो वहां पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लिया, उसमें 2 NADH2 मिल गए थे और हमने वहां पे 4 ATP बनाए थे। लेकिन बच्चों याद रखना है 2 ATP हमने स्टार्टिंग में यूज कर लिए थे, इसलिए वहां पे हमें जो डायरेक्ट गेन हुआ था वो 2 ATP का था। तो ये प्रोसेस तो थी ग्लाइकोलाइसिस की जो हुई थी साइटोप्लाज्म में। फिर अपन इस पायरुविक एसिड को आगे कहां लेके आ गए थे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे हमने इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उससे चलवाई थी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जो थी बच्चों वो आपको पता होगा कि इस क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को जोड़ने वाली रिएक्शन थी, इसीलिए हमने इसको लिंक रिएक्शन बोला था या गेटवे पाथवे बोला था। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब लिंक रिएक्शन हुई तो वहां पे हमें NADH2 मिले थे और साथ में पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था उससे हमने 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम बनाया था, मींस एक CO2 भी वहां रिलीज किया था। ग्लूकोज से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड है, लेकिन अभी अपन एक से ही लेके इक्वेशन चल रहे हैं। उसके बाद में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया बच्चों, उसको भी अपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साइकिल के अंदर इंटर करवाया था। अभी अभी जैसे आपने पढ़ा बच्चों की OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलकर के हमने वहां पे क्रेब्स साइकिल चलाया था, TCA साइकिल चलाया था। तो ये बच्चों पूरा क्रेब्स साइकिल है। हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था कि जो ग्लूकोज हमने स्टार्टिंग में लिया था उसमें से अपन सारे हाइड्रोजन निकाल लें और उसमें जो बाकी बचा हुआ कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में चला जाए। एक CO2 तो अपन वहां पर लिंक रिएक्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में निकाल चुके हैं एक पायरुविक एसिड से। अब बचे इसके पास 2 कार्बन। और बच्चों अभी अभी अपन पढ़ के आए कि ये दोनों के दोनों जो कार्बन है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर अपन 2 कंटिन्यूअस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में निकाल देंगे। साथ ही साथ यहां पर जो स्टार्टिंग से हमारे पास अपन काम करते आ रहे हैं हाइड्रोजन्स को निकाल रहे हैं, वो काम भी क्रेब्स साइकिल में हुआ था। आपको याद होगा बच्चों अभी पढ़ा था पढ़ने की 3 स्टेप्स पर तो NAD ने हाइड्रोजन्स लिए और वहां से NADH2 बना लिया। एक स्टेप जहां सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा था वहां पे FAD से FADH2 बना लिया। इसका मतलब हमें वहां 3 NADH2 और एक FADH2 मिला था। और साथ ही साथ सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि एक GTP का मॉलिक्यूल भी बनाया था जिसको बाद में ATP में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो GTP/ATP अपन कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए। तो वहां पर हमने 2 GTP और 2 ATP किसके लिए लिखे बच्चों? 2 साइकिल के लिए लिखे हैं। यहाँ पे एक बार में कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो हमारे पास अगर हम इस ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में हुआ उसमें 2 ATP 2 NADH2,
लिंक रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई उसमें 2 NADH2, 2 लिंक रिएक्शन के लिए बात करें अपन। और अगर अपन 2 क्रैब्स साइकिल की बात करें आगे, तो हमारे पास 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP हमें ओवरऑल मिलने वाले हैं इस प्रोसेस से। ये जो NADH2 और FADH2 हमने बनाए हैं, हाइड्रोजन्स निकाले हैं, ये आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल से हाँ, तो बच्चों को क्या रहता है कि ये कि सर आपने NADH2 बना लिया, आपने FADH2 बना लिया, आपने रेस्पिरेशन कंप्लीट करने पे चल रहे हैं, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया, लिंक रिएक्शन पढ़ाई, क्रेब्स साइकिल पढ़ाया, लेकिन आपका मेन पर्पस तो एटीपी फॉर्मेशन था कि भी सेल को एनर्जी मिलेगी ऑक्सीडेशन से। अभी तक हमने ऑक्सीडेशन करवाया है, ये बात सही है। ग्लूकोज से 2 एटीपी हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिल गए, बिल्कुल सही बात है। क्रेब साइकिल में 2 एटीपी मिल गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ये सही बात है। तो अभी तक एटीपी तो 4 ही बने हैं, और इसका मतलब अभी एटीपी फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी हमने हाइड्रोजन निकाले हैं। बच्चों याद रखिए, जितने भी हाइड्रोजन हम ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल से निकालते हैं, इनके हाइड्रोजन्स जो हैं, इनसे हम आगे चलाने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जिसे हम जानते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर चलता है। अब जो हाइड्रोजन्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन्स NADH2 ग्लाइकोलाइसिस वाले हों, लिंक रिएक्शन वाले हों, और चाहे वो हाइड्रोजन NADH2 और FADH2 से आए जो कि क्रेब साइकिल में बने थे, इन सब से चलेगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP और एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब आप अगर इस पूरे प्रोसेस की काउंटिंग देखें, तो हमारे पास पहला प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में आपने ग्लूकोज से कितने NADH2 बनाए? भी हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 फॉर्म किए। जी सर। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में FADH2 कोई बना नहीं, ATP बने 4 थे, लेकिन 2 यूज आ गए थे, तो मुझे फाइनली कितने ATP मिले? 2 ATP मिले। साथ ही साथ लिंक रिएक्शन की बात की जाए ग्लूकोज से, तो पायरुविक एसिड जो बनते हैं ग्लूकोज से, वो 2 बनते हैं। इसका मतलब लिंक रिएक्शन ग्लूकोज से कितनी बार चलेंगी? 2 बार चलेंगी। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनेंगे, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल NADH2 और 2 CO2 निकलेंगे। तो इसका मतलब लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल NADH2 निकलते हैं, लेकिन FADH2 और ATP का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता है। साथ ही साथ जब आप इन दोनों एसिटाइल को एंजाइम ए से क्रेब साइकिल चलाएंगे, तो इसका मतलब क्रेब साइकिल भी कितनी बार चलेगा? 2 बार। एक क्रेब साइकिल में NADH2 हमने बनाए 3, तो ग्लूकोज से ये क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा, तो ग्लूकोज से ये NADH2 क्रेब साइकिल में हो जाएंगे 6। एक क्रेब साइकिल में एक ही रिएक्शन ऐसी पड़ी है जहां की FADH2 का फॉर्मेशन होता है सक्सिनेट से फ्यूमिरेट बनते टाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब अगर ग्लूकोज से क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा, तो इसका मतलब एक क्रेब साइकिल में एक FADH2, तो 2 क्रेब साइकिल में 2 FADH2 फॉर्म होंगे। और साथ ही साथ ATP या GTP क्रेब साइकिल में सिर्फ एक ही स्टेप ऐसा है जहां SLP होता है, लेकिन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, लिंक रिएक्शन 2 चलती हैं, क्रेब साइकिल भी 2 चलेंगे, तो इसका मतलब वहां GTP वाली रिएक्शन भी 2 बार होगी, तो 2 ATP हमें या 2 GTP हमें यहां मिल जाएंगे। अगर हम इनका टोटल करें, तो टोटल अमाउंट ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से ग्लूकोज से मुझे NADH2 मिलते हैं टोटल 10, FADH2 मुझे मिलते हैं 2, और ATP मुझे मिलते हैं 4। ये 4 ATP तो सीधे ATP ही है, लेकिन जो NADH2 और FADH2 बने हैं, इनमें हाइड्रोजन्स हैं, और हमने कहा है एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो देखिए 10 NADH2 जब ETS में जाएंगे तो 30 ATPs बनाएंगे। ETS में एक NADH2 से 3, तो 10 से 30 ATP। और जब ये 2 जाएंगे, 2 FADH2 जब ETS में जाएंगे, तो इनसे बनेंगे कितने? 4 ATP। तो टोटल हमारे पास 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 4 38 ATP हमें मैक्सिमम ग्लूकोज से ऑब्टेन होते हैं। लेकिन ATP कैसे बनते हैं, ATP से ETS कैसे मतलब ATP बनाने के लिए ETS कैसे चलेगा, ये सारी डिटेलिंग हम ATP फॉर्मेशन वाले प्रोसेस में करने वाले हैं।